सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम चैप्टर नंबर 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि सॉफ्टवेयर आज के जो चैलेंजेस हैं, मतलब आज जो हमें चुनौतियां हैं, उसके हिसाब से अगर हमको सॉफ्टवेयर बनाना है तो कुछ सच्चाई, कुछ रियलिटीज हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज यह है कि सॉफ्टवेयर कोई भी आयाम ले लें आप जिंदगी का, कोई भी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ले लें, चाहे आप हेल्थ केयर ले लें यानी चिकित्सा, ऑयल एंड गैस ले लें, रियल एस्टेट ले लें, कोई भी नाम ले लें आप, यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लें, हर जगह सॉफ्टवेयर अंतर्निहित है। एम्बेडेड का मतलब अंतर्निहित है। तो इसका मतलब यह है कि हमको एक एफर्ट, और कॉन्सर्टेड एफर्ट का मतलब है ठोस एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम प्रॉब्लम को, जो भी मसला है, उसको समझें। पहले सॉफ्टवेयर बनाना एक अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को समझ के कि भाई किस चीज का हमें समाधान देना है। जो आईटी है, सूचना प्रौद्योगिकी इसे कहते हैं, उसकी जो जरूरतें हैं, चाहे कोई आप और मेरे जैसा इंडिविजुअल हो, या कोई एक व्यवसाय हो, या गवर्नमेंट हो, सरकार है, तो हर ईयर के साथ, हर एक साल के साथ इनकी जरूरतें बढ़ रही हैं। अब आपको एक चीज दिखाता हूं कि ये एक कॉकपिट है, हवाई जहाज। यहां पर जो सॉफ्टवेयर लगे हैं या सॉफ्टवेयर जो बनाए गए हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। इसको हम परिष्कृत कहते हैं, यानी कि बड़े एडवांस्ड हैं। अब ये, जैसे मैंने कहा कि आप छोटी सी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या आपकी घड़ी ले लीजिए, वहां पर सॉफ्टवेयर डला हुआ है। चाहे आप चिकित्सा संबंधी उपकरण देख लीजिए, या फिर वेपन सिस्टम, जहां पर लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, लोगों की जिंदगी इन सॉफ्टवेयर के हवाले है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करें, उसका डिजाइन एक बहुत ही की एक्टिविटी है। यहां पर मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा। अब ये देखिए किस तरीके से नुकसान हुआ है। यह नुकसान किसी भी कारण से हो सकता है, बस ये ध्यान रखें कि आपके सॉफ्टवेयर के कारण ना हो, क्योंकि जब आपका सॉफ्टवेयर फेल होता है तो हो सकता है कि कई ऐसे व्यवसाय हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइजेस हैं, जिनके लिए कुछ मामूली सी परेशानी हो, लेकिन कई ऐसी जगह है जो मैंने आपको बताए, वहां पर कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, यानी कि इस तरीके का नुकसान हो सकता है जहां जान और माल की हानि हो सकती है। तो जरूरी यह हो जाता है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएं, उसकी गुणवत्ता उच्च कोटि की हो, यानी उसकी जो क्वालिटी हो वो बेहतरीन हो। जैसे यूजर बढ़ रहे हैं, पहले मोबाइल किसी के पास नहीं था, अमीर लोगों के पास आया, आज मोबाइल हर आदमी के पास है। तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लोगों को आराम मिलता है, तो यूजर बेस, इसे हम यूजर बेस कह रहे हैं कि लोग बढ़ रहे हैं। तो जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे उनकी जरूरतें बढ़ेंगी, और जरूरी यह है कि भाई अडेप्टेशन हो, क्योंकि जो चीजें उनके हिसाब से मांग हो रही है, उसके हिसाब से आप अनुकूलन कर सके, जिसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, और बढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब चीजें घट रही है और बढ़ रही है, तो सॉफ्टवेयर को लचीला होना पड़ेगा, और जो भी इसमें परिवर्तन आप लाएंगे, मेंटेनेबल का मतलब यही होता है कि अनुकूलन, यानी आप उसे चेंज कर सके, उसको परिवर्तनशील बना सके। तो ये जो मैंने अब डिस्कशन किया, इसका मेन तात्पर्य, जो मैंने रियलिटीज बताई आपको, वो यही है कि किसी भी एप्लीकेशन डोमेन की बात कर लें आप, चाहे हवाई जहाज की बात कर लें, या एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो आपके, मान लीजिए, कैलकुलेटर में चलता है, किसी भी विधा में देख लीजिए, आपको सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करना पड़ेगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसमें आप चांस नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें लोग रहेंगे। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर जब बना रहे हैं, तो उसको एक इंजीनियरिंग अप्रोच, एक प्रौद्योगिकी की एक अप्रोच आपको अभियांत्रिकी की लानी ही पड़ेगी। इसीलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, और मेंटेनेबिलिटी, यानी अगर आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों चीजें तभी आ सकती हैं जब आप एक अच्छा डिजाइन बनाएंगे। अगर आपका डिजाइन अच्छा है तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। पहली बात, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, जैसे आप एग्जाम में करते हैं ना, कि एग्जाम में आंसर देना शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता, अरे यार ये तो मैंने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आंसर ठीक से दे पाएंगे। तो प्रॉब्लम को समझिए, तब आप उत्तर दे पाएंगे।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन IEEE की जो डेफिनेशन है इसको हम लोग फॉलो करते हैं और इसमें क्या क्या चीज दी है बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर पॉइंट 1 दिया हुआ है, या पॉइंट 2 दिया हुआ है, पॉइंट 2 में पॉइंट 1 की तरफ आपको दोबारा ले जाया गया है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है, द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है व्यवस्थित, व्यवस्था के हिसाब से। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित। क्वांटिफाइबल का मतलब है मात्रात्मक। तो जब आप एक व्यवस्थित तौर पे, अनुशासित तौर पे, डिसिप्लिन तौर पे और मात्रा यानी क्वांटिटी, इस तरीके का अप्रोच या इस तरीके का एक साधन आयाम लगाएंगे, किसके लिए? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए में क्या क्या हो रहा है? आप सॉफ्टवेयर का विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका ऑपरेशन भी देखना, जब ये काम करेगा और साथ में मेंटेनेंस, यानी इसको बाद में आपको चेंज भी करना पड़ेगा, परिवर्तित भी करना पड़ेगा। यानी कि जो इंजीनियरिंग अप्रोच है, जो नॉर्मल इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की जो अप्रोच है वो आप सॉफ्टवेयर में लगा सके, लेकिन जो अप्रोचेस है इनकी स्टडी या इनको जानना, इनको समझना, फिर से ये वापस 1 पे चला गया है। ठीक है जी। तो डेफिनेशन ये है, सीधी सी बात है कि भाई आपको ऐसा अप्रोच, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग अप्रोच लगाना है ताकि आप सॉफ्टवेयर को सही तरीके से बना सके, उसको आगे चल के ऑपरेट कर सके, मेंटेन कर सके। और उसका तरीका क्या होगा? आपको व्यवस्था, अनुशासन और क्वांटिफाइबिलिटी यानी मात्रात्मक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। लेयर्ड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक, या जिसे कहेंगे सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी कह सकते हैं, इसको आप टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, ये एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है। लेयर्ड का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप बर्गर खाते हैं तो यहां पर आपके बन रखे होते हैं, बन, इसके बीच में कोई वेज या नॉन वेज कोई एक टिक्की होगी, जैसे चिकन कबाब या आलू का कोई कबाब होगा या टिक्की होगी, यहां पर क्यूकम्बर होंगे, यहां पर टमाटर होगा, खीरा, क्यूकम्बर मतलब खीरा, यहां पर एक पत्ता होगा। तो ये लेयर्ड, इसे हम लेयरिंग कह रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयरिंग का मतलब क्या होगा? पहले समझ लीजिए कि जब आप एक अप्रोच, एक तरीका अपनाते हैं जिसमें एक इंजीनियरिंग अप्रोच हो, यानी एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्वालिटी सबसे बड़ा रोल अदा करती है। यानी कि सारी चीज किसके कंधों पर है? क्वालिटी फोकस। तो लेयर टेक्नोलॉजी में मैं इन लेयर्स की बात कर रहा हूं। ये मान लीजिए आपका बर्गर है, इसमें अलग अलग लेयर है। सबसे पहली चीज जो बेस में आती है, सबसे बड़ी भी दिख रही है, यह है क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता होनी चाहिए। आप एक सामान लीजिए प्यूमा से या एडिडास से, और वहीं आप एक सड़क से लीजिए, आप अंतर समझ जाएंगे कि भाई मैं जो सड़क से लेता हूं वो धोने के बाद या एकदम खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी एक क्वालिटी जगह से ले रहे हैं तो वो चीज सालों साल चलेगी। तो सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, यानी कि जो गुणवत्ता का है उसका प्रबंधन पूर्ण तौर पे, 6 सिग्मा है। ऐसे बहुत सारे आपको मैं आयाम बताऊंगा जो हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल क्वालिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब क्या होता है, जब भी आप एक घर बनाते हैं तो यहां नीचे तो पत्थर होते हैं, ऐसे लगाते हैं, इसको हम बेडरॉक कह रहे हैं। तो बेडरॉक जो है, यानी कि घर बनाने के या कोई भी ऐसा आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके नीचे बेडरॉक जो होता है, पत्थर, जो इस घर को या इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा, उसका मेन फोकस, जो मेन ध्यान आयाम, वो क्वालिटी पे होना चाहिए। क्वालिटी पे ही होगा, गुणवत्ता पे होगा। क्वालिटी का मतलब यह है कि आप उस पर रिलाय कर सकें, आपका काम सॉल्व हो सके। तो यहां पर जो क्वालिटी के ऊपर जो चीज आती है वो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो है प्रोसेस मॉडल। तो जो फाउंडेशन है, यानी कि आपने पत्थर तो लगा दिया, उसके बाद एक फाउंडेशन जिसे हम नींव भरना कहते हैं, तो ये नींव भरेंगे, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, तो नींव भरने को ही हम कह रहे हैं यहां पर प्रोसेस लेयर। अब प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप दिमाग में ये शब्द रखिए, इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन दिमाग में आप ये शब्द रखिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है क्या? ये प्रोसेस है क्या? ये एक ढांचा है, ये एक फ्रेमवर्क है। ये जैसे ढांचा बना है ना, फ्रेमवर्क बना है, या ये कहें कि ये ग्लू है, गोंद है। ये गोंद क्या काम करता है कि जो टेक्नोलॉजी की लेयर है, मतलब एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी, तरीके कह सकते हैं आप इसको, या प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, इनको ये चिपका के रखता है, गोंद का काम करता है, एक ढांचा है। और ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को समय के
हमारा समय बाधित है, मतलब समय का बंधन है हमारे पास, कि हमने कहा है कि 1 साल में अगर हमको देना है तो 1 साल में ही देना है। ये तभी आ सकता है जब हमारे पास एक प्रोसेस मॉडल तैयार हो। प्रोसेस की थोड़ी और बात करूंगा मैं, कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो करता क्या है। प्रोसेस का मतलब यह होता है, देखिए प्रोसेस का अगर मैं आपसे कहूं तो इसका मतलब होता है कि भाई तरीका कह सकते हैं आप इसको। प्रोसेस का हिंदी में अगर मतलब देखेंगे तो तरीका होता है। तो सॉफ्टवेयर का जो तरीके हैं, प्रोसेस है, उसमें क्या क्या चीज आती है। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होगा वो ये बताएगा आपको कि आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है। अब इसी प्रोसेस के हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि आप ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कौन कौन से आपके टेक्निकल मतलब ये होता है कि जिसमें आप साइंस लगाने वाले हैं या कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल एस्पेक्ट लगाने वाले हैं, वो तरीके आप क्या लेंगे। हर एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग हो जाएगा। हर एक सॉफ्टवेयर का जो वर्क प्रोडक्ट है, यानी जो कार्य उत्पाद है, यानी कि जो रिजल्ट आने वाला है, जिसमें मॉडल्स होंगे, जैसे ये मॉडल्स आपको दिखा रहा हूं मैं, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, डेटा है, रिपोर्ट है, प्रपत्र है, ये सारी चीजें आप क्या चाहते हैं, क्या मिलेंगी, ये आपका डिपेंड करेगा प्रोसेस आपने क्या लिया है। ओके, इसके अलावा क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने इनका नाम लिया, और माइलस्टोन क्या है कि यहां तक क्या अचीव होगा, 2 महीने में, 6 महीने में क्या होगा, 8 महीने में क्या होगा, साल भर में क्या होगा। और इन सब में क्वालिटी, गुणवत्ता भी इंश्योर की जाएगी कि भाई गुणवत्ता जो है वो तो बनी रहे। और अगर कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन तो हमेशा होगा, उसको प्रॉपरली, उसको सही तरीके से आप उसका प्रबंधन कर सके, मैनेज कर सके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने प्रोसेस तो आपको बताया, यहां पर मेथड्स आ गए। अब प्रोसेस को आप गतिविधि भी कह सकते हैं, मेथड्स को आप तरीका भी कह सकते हैं, या इसको दोनों शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि हिंदी में इसको दोनों एक उस तरीके से यूज कर सकते हैं आप। लेकिन जब मैं यहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलग अलग आपको मेथड्स कहूं, चलिए तरीका मान लेते हैं, या गतिविधि कह सकते हैं, तो ये इसका मतलब ये होता है कि टेक्निकल मतलब ये है कि भाई आप क्या यूज करने वाले हैं। अब मैं इसमें डिटेल में अगर जाऊं तो आप C# यूज करेंगे। आप क्या करेंगे कि भाई आप C# यूज करते हैं तो आपको एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अलग तरीके की प्रोग्रामिंग चाहिए, या फिर एक फ्रेमवर्क चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड है, ये आपको टेक्निकल हाउ टू, किस तरीके से आगे बढ़ना है, एक सॉफ्टवेयर को बढ़ाना है। तो मेथड्स में क्या क्या आ जाते हैं। एक तो बातचीत, कम्युनिकेशन, आपको यूजर से बात करनी पड़ेगी, जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी विवेचना, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। डिजाइन कैसे बनाएंगे आप, प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर कोड कैसे लिखेंगे, लिख दिया तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, और बाद में उसे सपोर्ट कैसे करेंगे, ये सारे मेथड्स में आते हैं। इसके बाद जो चीज आती है वो आती है, ये मेथड्स मैंने बताया अभी आपको। अब हम जा रहे हैं टूल्स पे। टूल्स का मतलब क्या है कि आप ये जो भी कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको दिखाई, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपको। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस, इसके लिए आप या तो खुद करें या आप किसी सॉफ्टवेयर टूल का यूज कर लें। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए टूल्स हैं। ये पूरी तरीके से या तो ऑटोमेटेड है, यानी खुद ही काम करते हैं, या ये थोड़े से अर्ध ऑटोमेटेड है, यानी कि सेमी ऑटोमेटेड है। तो ये चाहे आप कोई भी प्रोसेस चूज करें, मेथड चूज करें, उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, उपकरण है। अब जब इन टूल्स को, उपकरणों को हम इस तरीके से मिलाते हैं कि एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट बनेगा, तब ये सपोर्ट करेगा आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, यानी कि जहां पर आप सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करेंगे। और इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CASE, जो आप यहां भी देख रहे हैं। प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इस पे हम इसको जो हम कहते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा केस में आता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसको मैं अगर बहुत इजी शब्द में कहूंगा कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम को करने के लिए। तो ये अपर केस है, यानी कि प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, ये पहले के जो पार्ट में आते हैं। उसके बाद हम वाकई में इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं। ये लोअर केसेस में आते हैं, लोअर केस में आता है। द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, या ये कहें कि सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है, तरीका है, इसमें पहली चीज है कि क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या होती है। तो पहली आएगी इसमें, जो पूरा प्रोसेस आप देखेंगे ना, ये एक चीज नहीं है, इसमें कलेक्शन है। कलेक्शन किस किस का है, एक्टिविटीज, क्या क्या आप एक्टिविटी करने वाले हैं। एक्टिविटी का मतलब यह है गतिविधियां। एक्शन क्या होंगे, टास्क क्या होंगे। एक्शन मतलब यह है कि आपकी क्रियाएं क्या होंगी, और टास्क का मतलब है आपके काम क्या होंगे। तो आपकी गतिविधि, आपके एक्शन, आपके टास्क, यानी आपका जो काम है, उन सबको मिलाने की भाई एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना। उन तीनों को मिलाइए,
क्योंकि आपको क्या चाहिए कि भाई कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो एक प्रोसेस क्या कहता है कि भाई बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, आपके काम होंगे, आपके तरीके होंगे, गतिविधियां चल रही हैं, उन सबको मिला के एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें 3 चीजें हैं। एक्टिविटी, अब इसका सब एग्जांपल मैं दूंगा कि प्रोसेस में ये तीनों चीज आती है तो होती क्या है। एक्टिविटी का मतलब है आपकी गतिविधि चल रही। गतिविधि क्या है कि भाई ये कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव आपका पूरा करेगा, मतलब बड़ा सा काम पूरा करेगा। जैसे पहली चीज है, एग्जांपल ले लेते हैं, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर। अब यहां पर आप बैठ के इनसे बात कर रहे हैं। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो हितधारक होते हैं, या जिनका कोई ना कोई आपके सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी सीधे तौर पे या किसी और तौर पे वो सॉफ्टवेयर से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, या उनका हित अहित उससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो ये एक्टिविटी है, लोगों से बात करना, यानी कि जो आप जिसने आपको सॉफ्टवेयर दिया उससे बात करना, ये होना ही होना है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट कहीं का भी हो सकता है, किसी भी डोमेन का हो सकता है, वो मेडिकल फील्ड का हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये चीज एक्टिविटी तो चलेगी ही चलेगी। इस तरीके की एक्टिविटी आपको चलानी चाहिए, इसी को हम गतिविधियां कह रहे हैं। तो एक प्रोसेस आपको बताता है कि कौन क्या कब और कैसे कर रहा है उस गोल को पाने के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब यहां पर एक्शन की बात आती है। एक्शन का मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको गतिविधि बताया, क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट है। एक्शन मतलब ये है कि आप कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। अब क्रिया में जैसे छोटे छोटे आप काम करिए, और ऐसा क्रिया की जिसमें छोटे छोटे काम है, उन सबको मिला के हम एक बड़ा सा वर्क प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन में कुछ लोग लगे हैं, फाइनली क्या निकालेंगे? आर्किटेक्चरल डिजाइन मॉडल। यानी ये एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स या प्रोसेस लिया और उसके बाद हमने एक डिजाइन मॉडल निकालिया जो कि फाइनल सॉफ्टवेयर का होगा। टास्क का मतलब क्या हुआ कि काम, ये भी सिंपल है, कार्य है ना। एक्शन हो गया क्रिया, टास्क मतलब काम। काम का मतलब ये होता है छोटे से छोटा काम हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल वेल डिफाइंड होगा। जैसे अगर आपके पास एक आपने कोड तैयार किया, एक छोटा सा जो सॉफ्टवेयर में लगना है, इसकी यूनिट टेस्टिंग करनी है, यानी आपने एक फंक्शन लिखा, उसकी यूनिट टेस्टिंग करनी है, तो इसका आउटपुट आएगा कि हाँ टेस्ट फेल है कि पास है। तो इस यूनिट टेस्ट को हम टास्क कहेंगे। ध्यान रहे, प्रोसेस कुछ रिजिड नहीं होता है। प्रोसेस एक ऐसा तरीका है जो आप एडेप्टेबल बनाएंगे, या एडेप्टेबल होना चाहिए। अब एक सॉफ्टवेयर टीम है, उसको केवल 2 महीने मिले। एक सॉफ्टवेयर टीम है जिसको 1 साल मिल गया। इनको कहा कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना है, इनको कहा कि टेक्नोलॉजी बनानी है सॉफ्टवेयर के तहत, तो इनका दोनों का प्रोसेस अलग होगा। ठीक है जी। उसी हिसाब से आप कौन सी गतिविधियां, कौन सा कार्य, कौन सी क्रियाएं यूज करेंगे, ये आपके ऊपर है। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस किसी के लिए रिजिड नहीं होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। बेसिकली ध्यान यही है, इंटेंट यही है कि अच्छा सॉफ्टवेयर देना है, टाइम पे देना है, और गुणवत्ता के साथ देना है, यानी कि क्वालिटी के साथ देना है। तो इसी प्रोसेस फ्रेमवर्क में देखिए, प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, तरीका कह सकते हैं, गतिविधियां कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ रही हैं। एक्चुअली शब्द जो है वो मिले हुए हैं। तो अगर एक आप गतिविधि या कोई भी काम ले लें, प्रोसेस तरीका क्या होगा आपका, इसका फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा, ये किसी भी, अगर आप एक प्रोसेस सही तरीके से चूज कर लेते हैं या एक डिसाइड हो जाता है पहले, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस जो होता है उसका फाउंडेशन बनेगा। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि भाई उसका बेस बन जाएगा। जैसे आप पिज्जा के लिए एक बेस तैयार करते हैं, उसके ऊपर आप टॉपिंग कुछ भी डालिए, आप चाहे आप वेज डाल दीजिए, नॉन वेज डाल दीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है, यानी एक पूरा फ्रेमवर्क जो होगा, एक पूरा प्रोसेस फ्रेमवर्क होगा। यहां पर आपको छोटे छोटे कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज या कुछ गतिविधियां आपको देखनी पड़ेगी जो साथ में चलेगी। और वो क्या गतिविधियां, क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, फ्रेमवर्क की क्या क्या एक्टिविटी होती है। पहली चीज क्या आएगी? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि कुछ भी करने से पहले आपको बातचीत करनी पड़ेगी लोगों से, कि भाई आपको जो काम करना है वो आपका ध्येय क्या है, एम क्या है, वो हमें पता करना है। यानी कि हमको पहले उसका मिशन, ऑब्जेक्टिव तो समझना पड़ेगा कि भाई आप क्या बनाना चाहते हैं। उनकी जरूरत लेनी पड़ेगी, हमें ये रिक्वायरमेंट है। ये क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर में क्या फीचर डालने हैं, क्या फंक्शन डालने हैं, क्या आपको कौन से मेन्यू बटन लगाने हैं, कौन सी चीज आपको मेन्यू में डालनी है, कौन सी चीज आपको मेन्यू में नहीं डालनी है, कौन सी चीज आपके लिए क्रिटिकल है, ये तो आपको यूजर ही बताएगा ना। उसके बाद जो चीज आती है वो है प्लानिंग। अब देखिए, यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, आपको वीकेंड प्लान करना है, तो वीकेंड में क्या क्या प्लान कर सकते हैं?
एक लड़की का चित्र है इसमें। तो प्लानिंग का मतलब ये होता है एक मैप, यानी कि एक मानचित्र। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, अब जैसे ही मान लीजिए मंडे को डिसाइड किया इन्होंने, तो जब तक फ्राइडे आएगा इनके दिमाग में क्लियर है कि मुझे ये काम करने हैं। तो प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसा डिसाइड कर रहे हैं, एक मानचित्र आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे यहां से यहां तक जाना है, यानी एक मैप जिसको हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान भी करें, यानी कि हमारे काम करने से पहले हमने एक प्लान बना लिया। ये जो प्लान है इसमें हमारे को क्या क्या काम करने हैं, टास्क क्या अपना है, और मतलब टास्क मतलब कौन कौन से कार्य हमको अंजाम देने हैं, कर रहे हैं। इन सब कार्य में कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कितने कंप्यूटर चाहिए, कितने आदमी चाहिए, इन सब को करने के बाद हमें वर्क प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या हमें रिजल्ट में मिलने वाला है, और ये कितने दिनों में पूरा होने वाला है, 2 महीने, 6 महीने, 2 दिन, ये प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी। ये फ्रेमवर्क की एक्टिविटी है। अब आप देखिए कि कोई भी अगर आर्किटेक्ट है, घर बनाने वाला, वो पहले मॉडल बनाता है, सीधा घर बनाना शुरू नहीं कर देता। तो उसको ये पता चल जाता है कि जब मैं घर बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है ना। तो ये भी पता होगा कि मैं यहां पर जो है गाड़ियां खड़ी करूंगा, यहां पर मैं कुछ रीडिंग वाली जगह होगी, या सोने वाली जगह होगी, मैं यहां पर कुछ एसी यहां लगाऊंगा, ऐसे करके कुछ मॉडलिंग बनानी पड़ती है। तो इसी तरीके से क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल का मतलब यही है कि आपने जरूरत समझ ली, और उसके बाद उस हिसाब से आपने उन जरूरतों के हिसाब से एक डिजाइन बनाया। इसको हम मॉडल कहते हैं। अब मॉडल का मतलब क्या है कि मॉडल आपने बना दिया, तो भैया जो चीज आपने डिजाइन की है, डिजाइन मॉडल एक डिजाइन किया है आपने, तो उसको बनाना भी पड़ेगा। एक आर्किटेक्ट जब मॉडल बनाता है तो अल्टीमेटली वो घर बनाता है। इसी तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब कंस्ट्रक्शन आप करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आपको कोड जनरेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको कोड लिखने पड़ेंगे, यानी कि आपको C++, जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको उसको कोड लिखना पड़ेगा। अब कोड लिखेंगे तो उसमें कुछ एरर्स भी आएंगी, उसके लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, यानी कि कोई जो भी इसमें कुछ दिक्कतें हैं उनको निकालना और उनको ठीक करना, ये काम इसमें कंस्ट्रक्शन में होगा। अगली बात आती है डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है फाइनली आपको देना है। फाइनली मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको देना है। अब ये अलग अलग माइलस्टोन में हो सकता है, फेजेस में हो सकता है कि भाई हमने 1 साल का प्रोजेक्ट लिया, 3 महीने में ये देंगे, 6 महीने में ये देंगे, 9 महीने में ये देंगे, 12 महीने में ये देंगे। तो ये इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, एक साथ कंप्लीट भी हो सकता है, पूरी तरीके से दे सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि अगर आप 3 महीने में देते हैं, यूजर आपको फीडबैक देगा, देखिए साहब ये इसमें नहीं है, ये होना चाहिए, तो आपको एक फीडबैक भी मिलता है। और अब डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी कि आप जो वर्क प्रोडक्ट है उसको दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसेस है वो हर एक केस में अलग अलग होगा, लेकिन जो मैंने आपको फ्रेमवर्क एक्टिविटी बता रहा हूं, जो आपको मैंने अभी फ्रेमवर्क एक्टिविटी बताई, वो सब सेम रहेगी। सॉफ्टवेयर के हिसाब से चेंज नहीं होगी, सॉफ्टवेयर बड़ा छोटा कितना भी हो, लेकिन फ्रेमवर्क एक्टिविटी सेम रहेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई, ये बार बार, जैसे एक पूरी फ्रेमवर्क एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली, जैसे आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन पे आ गए, डिप्लॉयमेंट पे आ गए, उसके बाद हम दोबारा इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसा हो सकता है इटरेटिवली, यानी इसको बार बार करना, इसको दोबारा। इटरेटिव का मतलब ये होता है बार बार करना, तो बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है। हर एक इटरेशन में सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे कुछ एक्स था तो x+y हो जाएगा, फिर z हो जाएगा, ये पूरा का आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, तो ज्यादा ये कंप्लीट होने लगता है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज। एक अम्ब्रेला क्या होता है? जो आपको पानी से बचाता है बरसात के समय। लेकिन जब हम अम्ब्रेला की बात करते हैं तो उसको दूसरा मतलब ये होता है कि वो हमारे ऊपर है, मतलब शुरुआत से आखिर तक। तो यहां पर जो हम एक्टिविटीज या गतिविधियों की बात कर रहे हैं, जब हमने प्रोसेस फ्रेमवर्क के बारे में जाना था कि जो भी हमारी काम हो रहे हैं उसका एक ढांचा है, और जो हमने चूज किया प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी गतिविधियां होती हैं जो इसके साथ चलती है, इनके साथ चलेगी, मतलब साइड बाय साइड चलेंगी, कॉम्प्लीमेंटेड बाय। पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में लगाई जाएंगी शुरुआत से अंत तक। और इनका फायदा क्या है कि सॉफ्टवेयर टीम जो भी सॉफ्टवेयर बना रही है वो इसका प्रबंधन कर सके, मैनेज कर सके, जो सॉफ्टवेयर में बढ़ोतरी हुई है उसको वो आंक सके, उसको कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके। क्वालिटी यानी कि जो गुणवत्ता है, चेंज अगर कुछ हो रहा है सॉफ्टवेयर में, चेंज तो होना ही है। और इसके अलावा अगर कोई जोखिम है उनका भी इन सारी एक्टिविटीज से पता चलता रहता है। तो एक एक करके इन एक्टिविटीज, जिनको हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज कह रहे हैं, या छत्रीय, अम्ब्रेला मतलब छतरी, तो ये वाली जो गतिविधियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि क्या क्या काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। अब मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर टीम है।
अभी क्या करेगी? सबसे पहले एक प्रोजेक्ट प्लान बनता है। उस प्रोजेक्ट प्लान को मेंटेन करना, यानी कि क्या प्रोग्रेस इस हिसाब से चल रही है और शेड्यूल में हम पीछे तो नहीं हो रहे हैं। 2 महीने में हमें अगर ये डिलीवर करना था तो ऐसा तो नहीं कि 3 महीने हो गए इस बात को। ये एक एक्टिविटी हो गई। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी जोखिम है उनका प्रबंधन। पहले तो हम ये पता करें कि जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई बड़ा नेता आ रहा है, तो आपको पता है कि जो मेन सर्कल होगा आपकी सिटी का वो बंद हो जाएगा। तो ये इस तरीके का रिस्क हो सकता है। आप प्रबंधन कैसे करेंगे? आपको जाना भी है तो कोई ऐसा रास्ता लेंगे जहां पर आपको रोका ना जाए। तो इसी तरीके से कि जो भी ऐसे जोखिम जो आपके प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता या प्रोजेक्ट का जो आउटकम है, चाहे वो दस्तावेज हो, चाहे वो आपके अलग अलग इंक्रीमेंटल कोड हो, ये सारी चीजें आपकी गुणवत्ता के साथ आपको मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा जोखिम जो इनको इफेक्ट कर सकता है उसको हम जानेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है SQA। जहां मैंने क्वालिटी की बात की, गुणवत्ता की बात की, वहां पर आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक जो मैं नाम ले रहा हूं वो यहां पर भी है। ये पहला ये था, दूसरा हमने इसकी बात की, दूसरा हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की, तो ये हो गया दूसरा, और ये तीसरा क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं। क्वालिटी का एश्योरेंस का मतलब ये है कि आप एश्योर करिए, आप ये बताइए, आप हमें एश्योरिटी दीजिए कि हाँ भाई क्वालिटी इसमें होगी। तो इसमें क्या होगा? जो भी काम हो रहे हैं उसको पहले तो परिभाषित करना कि देखिए इसके लिए ये क्वालिटी मेंटेन करेंगे, इसके लिए ये टेक्निकल रिव्यू हो गया, इसके लिए ये टेस्टिंग होगी। ये सारी चीजें जो है ये पहले से ही तय होनी चाहिए। तो यहां पर जो भी काम चल रहे हैं उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हम कैसे इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी होनी चाहिए अलग बात है, लेकिन इंश्योर करना कि भाई ये करना पड़ेगा तभी क्वालिटी आएगी। इसके बाद है टेक्निकल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू हम हमेशा सोचते हैं कि भाई अगर हम कोई कोड लिखेंगे और उसका हम टेस्टिंग कर लेंगे तो हमारा सारा का सारा हमें एरर पता चल जाएगा, उन्हें डिबग कर लेंगे। जैसे LDRA वगैरह, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर केस टूल्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है टेक्निकल रिव्यूज। होता यह है कभी आप कई काम में फंस जाते हैं तो आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। तो होता है कि जैसे कोडर है या जो प्रोग्रामर्स है या जो फिर प्रोग्राम लीड, प्रोग्राम मैनेजर है, इनके साथ अगर आप बैठते हैं तो वो आपको राय देंगे, मशवरा देंगे कि हाँ भाई ये जो है ना ये गलत हो गया है या ये प्रॉब्लम आ गई है, इस और प्रॉब्लम को दूर करना ताकि वो अगली एक्टिविटी में ना आगे चले जाए, मतलब प्रोपोगेट ना हो जाए, विस्तारित ना हो जाए। ये टेक्निकल रिव्यू होता है, लोग बैठ के इसको रिव्यू करते हैं। मेजरमेंट का मतलब ये है कि अब हमको मात्रा जाननी है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब मिलता है वो किसी बिजनेस नीड से निकल के आता है। मान लीजिए आपको वो 1 करोड़ दे रहे हैं, 1 करोड़ में उन्होंने कहा मुझे 1 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। आपने कहा ठीक है जी हम दे देंगे। इस 1 करोड़ के लिए आपको कितने आदमी लगाने हैं, कब क्या कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 साल का आपके पास प्रतिबंधित समय है। तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है इसमें। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो SCM कहते हैं, जो यहां पर भी आप देख रहे हैं, SCM बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यही पे एसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कहा मैं 3 महीने में ये आउटपुट देने वाला हूं। अब आपने यूजर को दिया, यूजर ने कहा नहीं इसमें थोड़ा सा ये परिवर्तन कर दीजिए, ये परिवर्तन कर दीजिए। तो जो चेंज हो रहा है वो चेंज मैनेज भी तो करना है, पता तो रहे आपको क्या कब चेंज किया। इसलिए हम वर्जन कंट्रोल करते हैं कि ये वर्जन रिलीज किया, ये वर्जन रिलीज किया। तो उस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मेन जो काम है वो है चेंज मैनेजमेंट। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको जानना और उसको दर्ज करना। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, रीयूजेबिलिटी का मेन मतलब ये है कि आपकी कंपनी है। अब एक कंपनी में आपने एक कोड लिखा, मान लीजिए कोई TCP कनेक्शन का कोड लिखा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, इसका आपने एक कोड लिखा। अब ये कोड आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भी चाहिए, तो क्या आपका जो कोडर है या आपके जो लोग हैं वो TCP का इस कोड को दोबारा लिखेंगे? कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं। तो इसको एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट या कहें कि एक सॉफ्टवेयर पार्ट बना के आप रख सकते हैं ताकि उसको कहीं भी यूज किया जा सके और इसको अच्छे से टेस्ट कर लीजिएगा। तो इसे रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये सारी जो आपकी अम्ब्रेला एक्टिविटी है, एक सॉफ्टवेयर का छाता है उसके नीचे चलती रहती है। इसके बाद है वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। अब मेन चीज ये है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट देना है। मेन चीज तो ये है कि आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, एप्लीकेशन डिलीवर करना है, वेबसाइट डिलीवर करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शुरुआती दौर पे मॉडल बनाएंगे, दस्तावेज लिखेंगे कि भाई आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखेंगे, आप एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट लिखेंगे या टेस्ट केसेस लिखेंगे। इसके लिए लॉग मेंटेन करना है कि भाई कब क्या क्या हुआ, क्या क्या फॉर्म जनरेट करने, प्रपत्र हम जिसे कहते हैं, लिस्टिंग होती है, ये सारी चीजें जनरेट करना, ये भी अम्ब्रेला एक्टिविटी में ही काम है। तो ये अलग अलग अम्ब्रेला एक्टिविटी है जो साथ चलेंगी। प्रोसेस एडेप्टेशन। प्रोसेस हमने कहा कि भाई गतिविधि है,
कार्य है, क्रिया है, बहुत सारे नाम हमने लिए। बेसिकली प्रोसेस का मतलब ये होता है किस तरीके से आपको जब काम मिला, सॉफ्टवेयर मिला, तो इसको आप कंप्लीट करके देंगे। बस आपके इंसेप्शन से लेकर, मतलब सॉफ्टवेयर जब शुरू हुआ, आपने उसके बारे में सुना कि भाई अब ये बनना है, उससे लेकर फाइनल डिलीवरी तक एक प्रोसेस का आप प्रोसेस लेते हैं, तय करते हैं। अब इसमें अडेप्टेशन का मतलब ये है कि ये अनुकूलन। अब ये ध्यान रखिएगा, अनुकूलन की जहां बात आती है वहां पर रिजिडिटी की बात आती है। जैसे अगर आप एक पत्थर लेंगे, जिसको मैं स्टोन कहूंगा, तो स्टोन जो है उसको रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है। लेकिन अगर यहां मैं क्ले लूंगा, गीली मिट्टी, तो उसका जो शेप देंगे वो दे देंगे, वो बन जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो भी प्रोसेस आप चूज करते हैं, लेंगे, वो कोई भी प्रोसेस जो है रिजिड नहीं होता है, वो अजाइल होता है। अजाइल मतलब होता है फ्लेक्सिबल। अडेप्टेबल का मतलब ये होता है कि वो अनुकूल हो जाएगा, मतलब जिस तरीके से परिवर्तन आप करना चाहे वो परिवर्तित हो जाएगा। और क्या है कि भाई प्रॉब्लम आपकी क्या है, प्रोजेक्ट कैसा है, टीम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, ये सारी चीज के हिसाब से आपका प्रोसेस अडेप्ट होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, प्रोजेक्ट मान लीजिए प्रोजेक्ट जो है आपका बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, तो उसके हिसाब से प्रोसेस चेंज हो जाएगा। और प्रोजेक्ट अगर आपको बहुत बड़ा है, बड़े लेवल पे जाना है, हार्डवेयर भी उसमें इन्वॉल्व है, तो आपको उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जो प्रोसेस डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट आप अडॉप्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं। और हर एक प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए आपको एक वेबसाइट बनानी है, जब एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे फेसबुक है, अब ये फेसबुक जो है बहुत बड़ी वेबसाइट, बहुत बड़ा ऐप है। लेकिन अगर आपकी एक छोटी सी कंपनी है, 10 लोगों की कंपनी है, इसके लिए आप आपस में एक ऐप बनाना चाहते हैं, तो इसका काम और इसका काम बहुत ही अंतर हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेस कैसे अडॉप्ट होगा, देखिए डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बात है प्रोजेक्ट टीम की। पहली चीज ये है कि डिफरेंस क्या क्या आ सकते हैं फेसबुक बनाने में और एक छोटा सा ऐप बनाने में। जो मान लीजिए कैलकुलेशन का ऐप है, बस ये मान लीजिए कैलकुलेशन का ऐप और फेसबुक, इन दोनों में अंतर क्या हो सकता है कि इनकी एक्टिविटी कैसे होने वाली है, एक्शन क्या होगा, मतलब क्या गतिविधि होगी, क्या कार्य होंगे, क्या इसमें आप एक्शन लेंगे, आपकी क्रियाएं क्या होंगी, और इसमें आपस में इंटरडिपेंडेंसी क्या है। यहां पर जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, यहां पर जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, यहाँ की एक्टिविटी, यहाँ का एक्शन टास्क यहां से बिल्कुल अलग होगा। इसी तरीके से कि आप ये जो एक्शन और टास्क है, ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत सारे एक्शन और टास्क ना हो, इसमें 2 या 4 ही हो, इसमें हो सकता है 2 लाख हो, 2000 हो, ये भी हो सकता है। वर्क प्रोडक्ट, अब आपको आउटपुट क्या चाहिए। यहां पर क्या है, सिंपल कैलकुलेशन का काम है, तो हो सकता है 1 या 2 वर्क प्रोडक्ट आ जाए, यहां पर डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पर आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वर्क प्रोडक्ट मतलब दस्तावेज चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चाहिए, टेस्टिंग चाहिए प्रॉपर, और क्योंकि वेब ऐप या वेबसाइट है तो उसके लिए उस तरीके की टेस्टिंग चाहिए, वेब टेस्टिंग चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस हो सकता है इसमें इतनी ज्यादा जरूरत ना हो, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत हो आपको। इसी तरीके से प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज बन रही है, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ये भी नियंत्रण भी करना पड़ेगा, कब क्या चीज हो रही है, किस समय पे क्या चीज लगाना, यहां पर इतनी जरूरत नहीं पड़ सकती है। ऐसी जितना ज्यादा आप प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, हो सकता है यहां प्रोसेस को डिफाइन करना बहुत आवश्यक हो जाए, यहां पर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कस्टमर और स्टेक होल्डर, यानी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिनके लिए आप बना रहे हैं, वो कितनी आप उनसे बात करेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, बस एक बार बात करनी, हो सकता बन जाए। यहां पर आपको मल्टीपल टाइम बात करनी पड़ेगी, मल्टीपल उनका इनपुट लेना पड़ेगा। देखेंगे फेसबुक जब आया था कैसा था, आज वो कैसा हो गया। ये सब कस्टमर और स्टेक होल्डर्स या हितधारकों और जो आपके उपभोक्ता है, उन्हीं के कारण हुआ है। और सॉफ्टवेयर टीम को आपने कितनी ऑटोनॉमी दे रखी है, स्वायत्ता दे रखी है कि भाई आप ये पकड़िए और करिए आराम से, हम बार बार आपको परेशान नहीं करेंगे, या बार बार हम आपका रिव्यू नहीं लेंगे। टीम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हो सकता है कि टीम में 100 मेंबर हो सकता है छोटे प्रोजेक्ट में केवल 10 मेंबर हो सकता है यहां पर आपके एक प्रोग्राम पहले लीड हो, फिर प्रोग्राम मैनेजर हो सकता है यहां पर केवल एक ही मैनेजर हो जो 10 लोगों को संभाल रहा हो। ये भी टीम का ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि जो भी प्रोसेस आप लेंगे वो अडेप्टेबल होता है, अडेप्टेबल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, तो अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताऊं तो ये सीधा सा मतलब है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी जिसे हम कहते हैं, उसका अभ्यास कैसे होगा, उसको कैसे किया जाएगा, क्या इसमें इन्वॉल्व है। तो यहां पर एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई प्रेसमैन साहब ने। ये किताब देखिए आप, ये जो किताब है ये लिखी है पॉलिया साहब ने, जॉर्ज पॉलिया साहब ने। अब इस किताब का नाम है हाउ टू सॉल्व इट। यहां पर, और ये कब लिखी थी, जब जो कंप्यूटर थे वो आए भी नहीं थे। जो आज के कंप्यूटर है ना, मॉडर्न कंप्यूटर, इनके बारे में हम बात भी नहीं करते थे, ये आए भी नहीं थे। तब उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहीं से उत्पत्ति हुई है
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की, कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, आनी चाहिए। पहली चीज ये है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझिए। अगर आप समस्या को समझ जाएंगे तो आप उत्तर आराम से दे सकते हैं। यानी अगर आप सॉफ्टवेयर पक्ष के हैं, कंपनी पक्ष के हैं और ये आपका कस्टमर है, उसको अच्छे से जानिए। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सारी बात पूछता है, अच्छा पेट खराब है, कब से खराब है, उल्टी तो नहीं आ रही, दस्त तो नहीं हो रहे, वो पूरी जानकारी लेता है, तब आपको दवाई देता है। आप बोलेंगे पेट दर्द है तो वो सीधा दवाई नहीं दे देता। प्लान है सोल्यूशन। अब आपको प्रॉब्लम पता चल गई है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका होगा, उसका समाधान कैसे निकालना है, उसके लिए आपको क्या मॉडल बनाने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको पहले प्लान करनी पड़ेगी। इसके बाद जो प्लान आपने बना लिया, यानी कि ये आपने रोड मैप बना लिया, ये मानचित्र बना लिया है, उसी हिसाब से आपको चलते रहना है। यानी कि कोड जनरेशन, जब आप जो कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, वो उसी हिसाब से करेंगे। और फाइनली जब आप लिख लेंगे तो अब उसको आप देखना है कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, स्वच्छ है कि नहीं, जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं वो सही है कि नहीं। उसके लिए आप टेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे, आप रिव्यूज का इस्तेमाल करेंगे और जो टोटल क्वालिटी एश्योरेंस के जो आपने मानक तय कर रखे हैं वो इसमें लगाएंगे। पहली चीज जो मैंने आपको बताई इसमें सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस में, वो है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। समस्या को समझना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि समस्या को समझने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको ये जानना होगा कि ये जो समाधान मैं निकालूंगा, ये जो सॉफ्टवेयर मुझे बनाने के लिए दिया गया है, ऐप मुझे बनाने के लिए दिया गया है, या मुझे वेबसाइट बनानी है, तो उससे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो हितधारक कौन कौन से हैं, ये आपको जानना पड़ेगा या आपको समझना पड़ेगा। कौन कौन सी ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते, या फिर अननोन्स क्या है। यानी अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम 2+3 ऐड करके सॉल्व कर लें, 2 into 3 आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इंटीग्रल निकालिए या डिफरेंशिएशन निकालिए, तो फिर आपको थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। क्या डेटा होंगे, फंक्शन होंगे, फीचर क्या होंगे, बेसिकली वो सारी चीजें जो आनी चाहिए ताकि यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जो उसकी दिक्कत है, जो प्रॉब्लम लेके आया वो सॉल्व हो सके। क्या ये जो प्रॉब्लम है, कभी भी आप देखिएगा कि एक जो रोटी होती है उसको आप डायरेक्ट नहीं खाते, रोटी को आप ऐसे तोड़ते हैं कौर में, फिर सब्जी में लगाते हैं, फिर खाते हैं, दाल में लगाते हैं, खाते हैं। यहां तक कि पिज्जा को भी आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना। तो कोई भी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो उसको आसानी से कर सकेंगे। तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सके और क्या प्रॉपर पार्ट्स होंगे, कंपार्टमेंटलाइजेशन यही होता है। क्या समस्या को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम समस्या को ग्राफिकली दिखा सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक चित्र दिखाया, इस चित्र से आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत बढ़िया लग रहा होगा देख के कि भाई ये अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम को दिखा रहा है कि हाँ भी अंडरस्टूड। तो एक चित्र जो होता है वो 1000-10,000 वर्ड्स के बराबर होता है। तो अगर कोई भी चीज आप ग्राफिकली दिखा सकते हैं, अंकों में नहीं, नंबरों में नहीं, बल्कि जैसे आप पाई चार्ट दिखा सकते हैं, जो ग्राफ होते हैं वो दिखा सकते हैं, या कुछ मॉडल दिखा सकते हैं, इसको हम यूएमएल कहते हैं, जो हम आगे कल बताएंगे कि किस तरीके से इसको यूज होता है जब हम रिक्वायरमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो वो क्या हम ग्राफिकली बना सकते हैं प्रॉब्लम को। अगली जो चीज आती है इसमें, प्लान दी सोल्यूशन। प्लान दी सोल्यूशन का मतलब यह है कि आपको अब सोल्यूशन, जो भी समाधान है, उसको प्लान करना पड़ेगा। आपके पास पहले आइडियाज होने चाहिए, समझना चाहिए आपको कि भाई इसका सोल्यूशन मैं करने कैसे वाला हूं। ये कोई ब्रूट फोर्स तो है नहीं। आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि भाई क्या इस तरीके की प्रॉब्लम दोबारा पहले आई है, क्या ये आगे आने वाली है, क्या ऐसी चीजें ऑलरेडी बन चुकी है, क्या ऐसे पैटर्न है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है या कोई और काम कर चुका है इस पे, क्या जो अभी का सॉफ्टवेयर है इसमें कोई डेटा, फंक्शन या फीचर ऑलरेडी हमको पता है जो हम लगा सकते हैं या बनाए जा चुके हैं। इसके बाद इसी तरीके की समस्या क्या हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टीसीपी कनेक्शन का आपको एक कोड लिखना है ना। अब मान लीजिए यूडीपी के लिए कोई आपके पास आया, तो क्या आप इससे मदद ले सकते हैं टीसीपी से। क्या आप सब प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं। कोई भी आप जो फंक्शन लिखते हैं ना, कोई भी कोड लिखते हैं, उसमें फंक्शन के फॉर्म में चीजें लिखते हैं। तो हमेशा जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम छोटा करके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्या ऐसा हो सकता है हम मॉडल बना सके, मतलब इस तरीके से हम सोल्यूशन पहले डिफाइन कर लें कि उसको देख के ही पता चल जाए, चाहे मुझे चाहे आपको, कि हाँ यार इसको ऐसा सोल्यूशन होना है। अगली जो चीज आती है कि आपने जब प्लान बना लिया तो उसको आप कैरी आउट भी करना है, यानी उस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करना है, उसको फलीभूत करना है। तो क्या ये जो प्लान है, जो भी आपने प्लान बनाया है, क्या ये सोल्यूशन देगा। यानी कि जो आपने मॉडल बनाया शुरुआती दौर में और सोर्स कोड लिखा, तो क्या ये सोर्स कोड इस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये मॉडल एक बढ़िया सोर्स कोड बना के देगा। इसी तरीके से कि जो भी कंपोनेंट पार्ट है,
जैसे आप सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं तो अलग अलग फंक्शंस लिखते हैं या अलग अलग पार्ट लिखते हैं, अलग अलग क्लासेस लिखते हैं। तो ये क्या जो फंक्शन है, जो अलग अलग पार्ट है, ये वाकई में ठीक आप देख चुके हैं? क्या ये अलग अलग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि जब हम इनको एक तरीके से कंबाइन करें तो जो फाइनल सॉफ्टवेयर बने वो प्रॉपर बने? तो क्या हर एक पार्ट का अच्छे से हम रिव्यू कर चुके हैं? फिर फाइनली रिजल्ट। अब रिजल्ट जब आता है तो उसको देखना होता है कि रिजल्ट हमारा सही है कि नहीं, क्योंकि आपने जो बना लिया, क्या हम हर एक कंपोनेंट पार्ट को टेस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे पास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी हमने डिफाइन कर रखी है? क्या हमने टेस्ट केसेस बना रखे हैं? क्या हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के कागजात दस्तावेज मौजूद है? और इसके अलावा हैज द सॉफ्टवेयर बीन वैलिडेटेड? बेसिकली क्या होता है कि हर चीज एसआरएस से शुरू होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्या जब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया तो इसकी हर चीज जो एसआरएस में थी, मान लीजिए इसके 50 पॉइंट थे, हर एक पॉइंट इसमें मैच हो रहा है, हर एक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई है, ये होता है एग्जामिनिंग द रिजल्ट। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। क्या होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं कि भाई कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अभ्यास करें, कैसे एक मैनेजर को या एक प्रैक्टिशनर को ये करना चाहिए, तो डेविड हुकर साहब है। अब देखिए ये साहब जो है ये कहाँ के हैं? सिस्को के। ये ऐसा नहीं कोई प्रोफेसर वगैरह है, ये बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि इन्होंने जो सोच अपनी रखी, 7 प्रिंसिपल इन्होंने बताए कि भाई ये 7 हमारे प्रिंसिपल है, और जैसे सिद्धांत कहते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें आपको आपके दिमाग में, बैकग्राउंड में होनी चाहिए। द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट। पहली चीज ये है कि सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि किसी चीज को ऑटोमेट करना है आपको, और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसीलिए आपके पास कोई आया है कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो, ऐप बना दो, या फिर कोई वेबसाइट बना दो। किसका मतलब ये होता है कि जितना आसान रखेंगे उतना बेहतर है आपके लिए भी, और आपके यूजर के लिए भी, और स्टेक होल्डर्स के लिए भी, हितधारकों के लिए भी। इसके बाद आता है मेंटेन द विजन। जो आपने शुरुआती मिशन, आपने विजन आपका है, दृष्टिकोण है, वो आपको आखिर तक मेंटेन करना है। क्या होता क्या है कि जैसे हम जब दौड़ते हैं तो हमारे पास बड़ी जबरदस्त एनर्जी होती है, बहुत तेज दौड़ जाते हैं, फिर आखिर में जब हम अपने रास्ते तक पहुंचते हैं या मंजिल तक पहुंचते हैं तो बहुत स्लो हो जाते हैं। इनका ये कहना है कि विजन जो है आपका वैसे ही रहना चाहिए शुरुआती दौर से अंत तक। व्हाट यू प्रोड्यूस अदर विल कंज्यूम। आप जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो लोग यूज करेंगे, और जो आपने कोड लिखा है वो आगे चल के कोई इसमें चेंज करेगा या उस पर काम करेगा। तो ऐसा बनाइए कि किसी को परेशानी ना हो। बी ओपन टू द फ्यूचर। हम करते क्या है कि हम एक रोड बना देते हैं, और रोड में एक बीच में ऐसा करते हैं कि भाई एक गाड़ी यहां से जा सके, एक गाड़ी यहां से जा सके। पॉपुलेशन बढ़ी, अब इस रोड को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां आप घर बन गए हैं। तो कैसे करेंगे? पहले ही प्लान करिए कि इसको 4 लेन बनाइए कि 2 गाड़ियां यहां से जा सकती है, 2 गाड़ियां यहां से, बल्कि मैं कहूंगा 6 गाड़ियां आती जा सके। बी ओपन टू द फ्यूचर। सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाना है, और क्योंकि आप जानते हैं कि ये चीज हम बना चुके हैं, उसको रीयूज करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी होगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उस पहले ही आप रीयूज, उसको दोबारा पुनः इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर ले। और फाइनली थिंक। जितना ज्यादा सोचेंगे, वो बेसिकली इनके लिए है, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा ये सब चीजें आप कर पाएंगे। ये जनरल प्रिंसिपल है डेविड हुकर साहब द्वारा। किसके लिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अब होता यह है कि इंसान कई चीजों पर विश्वास कर लेता है जो सत्य नहीं होती, या उसे यह सुना दिया जाता है। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि अगर शूटिंग स्टार है, अगर आपको कोई स्टार या ऐसी लाइट दिखती है ऊपर आसमान में, तो कहते हैं कि अगर आप कोई विश मांग लो तो वो विश पूरी हो जाती है। ये मिथ है, बस ये कहानी में आया है। अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, आगे मत बढ़ो, नुकसान होगा, ये सब मिथ्स है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कई सारी भ्रांतियां हैं, मिथक है। तो चाहे वो एक वेल क्वालिफाइड, अच्छा एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हो, प्रबंधक हो, या प्रैक्टिशनर हो जो अभ्यास करता हो, सभी के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम मिथ्स कहते हैं। तो वो मिथ जो होता है वो मैनेजमेंट के दिमाग में भी हो सकती है, जो मैनेजर्स होंगे, बड़े लेवल पे होंगे, सॉफ्टवेयर टीम के या सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज के। कई जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, ऐप बनवा रहे हैं या वेबसाइट बनवा रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो धारणाएं वो बना लेते हैं जो गलत होती हैं। ऐसे प्रैक्टिशनर्स जो अभ्यास करेंगे, जो अभ्यास करते हैं, सालों से करते चले आ रहे हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं। मैनेजमेंट मिथ्स, इसके एग्जांपल भी देखेंगे हम। मैनेजमेंट मिथ्स का मतलब ये होता है कि जो मैनेजर, बेसिकली जिसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉफ्टवेयर को शुरुआत से एंड तक बनाने की, इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। कैसे? कि भाई बजट, जो पैसा एलोकेट किया गया उसी में काम करना है,
टाइम जो दिया है उसके अंतर्गत काम करना है और गुणवत्ता भी बना के रखना है। तो कभी कभी ये जो धारणाएं है, ये मिथक है, ये इनके दिमाग में हम ये पाल लेते हैं या ये सोचते हैं इस मिथक को अगर मैं दिमाग में रखूं तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहां पर एक चित्र मैंने दिखाया है, वी नो एवरीथिंग। तो होता यह है कि मैनेजमेंट या जो बड़े अधिकारी है वो ये सोचते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक किताब है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड भी है, प्रोसीजर भी है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे जितने भी लोग हैं वो इसको पढ़ ले तो सब कुछ उनको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो आज की मॉडर्न, आज की जो बिल्कुल परिष्कृत कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, क्या यह किताब आपकी पूरी है? क्या ये किताबों में कोई चेंज हुआ है? क्या आपको नई चीजें सिखाई गई है? क्योंकि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू हुई थी तो स्क्रम का नाम नहीं था, एजाइल जो टेक्नोलॉजी है, एजाइल तरीका है वो नहीं था, धीरे धीरे वो आया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आज के जमाने के हिसाब से चीजें पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। एक और जो कॉमन मिथ है यानी जो भ्रांति है वो ये है कि ऐसा है, एक साल में हमें काम कंप्लीट करना है, हमने लगा दिए 10 लोग, लेकिन 8वें महीने तक आते आते देखा कि ये तो 1.5 साल तक चला जाएगा, फिर क्या करें? इन्होंने कहा एक काम करो, 10 में 5 बंदे और जोड़ दो तो आराम से साल भर में हो जाएगा, 1 साल का शेड्यूल है। तो 10 में ये जो 5 जोड़े हैं, इसको हम कहते हैं कि अगर शेड्यूल के पीछे, मतलब जब आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, अगर उसके पीछे चल रहे हैं तो ज्यादा प्रोग्रामर डाल दो, आराम से काम हो जाएगा। इसको कहते हैं मंगोलियन होर्ड, जितने ज्यादा लोग लग जाएंगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर फील्ड में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, है ये उससे थोड़ा अलग है। यहाँ मशीन में काम तो हो नहीं रहा है कि भाई लोग ज्यादा बढ़ा दो, हाथ ज्यादा चलेंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो काम चल रहा है, उस पे जो लोग आप लेके आते हैं, जो 5 लोग लेके आए हैं आप, ये 5 लोगों को जो सिखाने में, एडुकेशन में जो समय लगेगा, समझाने में जो समय लगेगा, वो कौन लोग कर रहे होंगे? वो यही 10 लोग कर रहे होंगे। तो जो प्रोडक्टिव काम है इन लोगों का वो सफर करेगा। तो शेड्यूल जो इन 10 लोगों के कारण होने वाला था, थोड़ा सा बढ़ने वाला था, वो 15 से और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। एक मैनेजमेंट का एक और मिथ है जो प्रबंधन का, कि सबसे बढ़िया क्या करें, इस सॉफ्टवेयर किसी से काम ले, इसको किसी को आउटसोर्स कर दे या किसी और कंपनी, किसी छोटी कंपनी को दे दे और रिलैक्स करें, आराम से एंजॉय करें सारा। जब वो कंप्लीट कर देगा हमें दे देगा, हम आगे बढ़ा देंगे, जिसको सबलेटिंग कहते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर जो आपने काम दिया है ये आपको खुद क्लियर नहीं है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं केवल हाथ ट्रांसफर करूं, मतलब केवल हैंड ट्रांसफर होगा कि उसने हमें दिया, हमने आगे दे दिया, और आगे वाले ने हमें दे दिया, हमने पीछे वाले को दे दिया। ऐसे नहीं होता इसमें। जब तक आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में कैसे बोल पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर आपने आगे को दिया है, जो उसने वापस किया है, वो सही है कि नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप जो वापस देंगे तो आपको कस्टमर बोलेगा अरे यार ये तो था नहीं, ये तो गलत है, ऐसा है वैसा है। कुछ कस्टमर के मिथ होते हैं। कस्टमर मतलब ये होता है उपभोक्ता, जो एक्चुअल में आया है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए। वो ये कहता है कि मैं आपको बस बोल देता हूं कि मेरे पास एक, मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि सामान की रख रखाव। अब वो कहता है कि मैं एक लाइन बता देता हूं कि भाई मेरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना दो आप, बाकी एक लाइन मैंने बोल दी, 2 लाइन बोल दी, अब आप बाकी आप जोड़ लीजिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे इसमें डिटेल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव बताया, मतलब अगर कस्टमर ने कोई ऑब्जेक्टिव बताया और जो प्रोग्रामर है या जो डेवलपर है उसने उसको समझा, वो अगर एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस जैसे रुक मत जा, तो रुक मत के आगे मैं कॉमा लगा दूंगा तो रुक मत जा हो जाएगा, रुक के आगे कॉमा लगा दूंगा तो होगा रुक मत जा। तो एक ही लाइन के 2 मल्टीपल मीनिंग हो जा रहे हैं, इसी को हम एम्बिगुअस कहते हैं, मतलब क्लियर नहीं है। तो ये एक डिजास्टर हो जाएगा इसमें। तो जरूरी ये है कि आप, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कस्टमर से दोबारा बात करें, बार बार जाएं, और कस्टमर ये ना समझे कि मैंने बात बता दी, अब तो डेवलपर का काम है कस्टमर को अपना काम कराने के लिए, उपभोक्ता को अपना काम कराने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप कराने के लिए डेवलपर के पीछे पड़ना पड़ेगा, उसके से बार बार बात करनी पड़ेगी। एक और मिथ है इसमें कि ऐसा हुआ कि उपभोक्ता रात को सोया, अब उसका काम है भाई, और जब वो उठा तो उसको लगा यार ये रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, या फिर ये इसमें फंक्शनैलिटी डल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बार बार वो फंक्शनैलिटी बढ़ाता है, घटाता है, और वो कहता है ये चीज है इसमें जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। तो कस्टमर को लगता है कि सॉफ्टवेयर तो फ्लेक्सिबल है,
आसानी से चेंज हो सकता है, जैसे ये महिला फ्लेक्सिबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आप कोई एक छोटा सा भी चेंज बताते हैं तो वो एक्चुअली मल्टीपल रेफरिंग इफेक्ट लेके आता है कि जो आपने चेंज किया उससे क्या होगा, यहां चेंज हो जाएगा, वहां चेंज हो जाएगा, मल्टीपल जगह चेंज हो सकते हैं, या फिर परिवर्तन हो सकते हैं, या फिर बग्स आ सकते हैं। तो ये जो चेंज है, जो सॉफ्टवेयर में फ्लेक्स को कस्टमर समझता है कि बड़ा फ्लेक्सिबल है, ऐसा है नहीं, है ना। इसमें बहुत मेहनत लगती है कोई भी चेंज कराने में। अब प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, प्रैक्टिशनर की क्या मिथ्स है। प्रैक्टिशनर जो होते हैं यानी जो अभ्यास कर रहे हैं, इसमें सब लोग को ला लीजिए, जो सालों से किसी चीज को बनाते हैं, कोड कर रहे हैं, वो सब लोग आ जाते हैं इसमें। इन प्रैक्टिशनर का मतलब ये है कि अगर हमने एक बार सब प्रोग्राम बना दिया और वो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम भागने लगा या चलने लगा, हमारा काम हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। होता यह है कि हम सोचते हैं कि फटाफट, जो बेसिकली प्रैक्टिशनर में कोडर्स प्रोग्रामर्स आते हैं, तो अगर हमने बेसिकली कोडिंग कर दी या कोड लिख दिया, जितना जल्दी हम लिख देंगे उतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा। ऐसा है नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि पहले आप प्रॉब्लम को समझे, पहले आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाए, फिर डिजाइन बनाए, और उसके बाद फिर कहीं कोई कोडिंग की बात करें। तो एक जो इंडस्ट्री का डेटा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का डेटा है, वो ये बताता है कि 60 से 80% जो काम होता है, जो कोडिंग होती है, वो तब होती है जब आप पहली बार अपना सॉफ्टवेयर कस्टमर को देते हैं। जब पहली बार देते हैं उसके बाद असली काम शुरू होता है। पहले का काम तो बहुत छोटा होता है, जब फर्स्ट आप इटरेशन देते हैं उनको। तो जो कोडर है, प्रोग्रामर है, और जो प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी के लिए मान सकते हैं कि वो ये मानते हैं कि अगर मेरा पहला प्रोग्राम, मतलब मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया नहीं, जो चल रहा है, ऐसा प्रोग्राम जो चलती हालत में है, अगर वो नहीं है तो मैं क्वालिटी, गुणवत्ता असेस नहीं कर सकता, पता नहीं कर सकता क्वालिटी के बारे में। तो रियलिटी ये है कि जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर पूरा बना ही ले तभी आप इसकी क्वालिटी असेस कर सकते हैं। क्वालिटी असेस करने के लिए, क्वालिटी गुणवत्ता के आंकलन के लिए, क्वालिटी असेस करने के लिए हमारे पास और भी जरिए हैं। टेक्निकल रिव्यू, आप यहां अपना सॉफ्टवेयर रखिए, अपने लोगों को दिखाइए, वो लोग आपको बता देंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, इसमें ये परिवर्तन आवश्यक है। तो बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, एरर है, बग है, जो टेक्निकल रिव्यू या और भी तरीके हैं जिससे सॉल्व किए जा सकते हैं। एक प्रैक्टिशनर का और मिथ है, द ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज द वर्किंग प्रोग्राम। अगर आपका एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया और वो वर्किंग है, वही डिलीवरेबल हो सकता है, वही डिलीवरेबल है, वही चीज है जो दी जा सकती है। लेकिन अब आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल सही सोच रहा है, ये तो मिथ नहीं है, तो सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है, उसके साथ सारी चीजें आती हैं। मतलब अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टीम, जो शुरुआती टीम है, उसने अगर अच्छा एसआरएस नहीं बनाया है, जो डिजाइन टीम है उसने अच्छा मॉडल नहीं बनाया है, तो कोड कैसे, कोडर अच्छे कोड कैसे लिख सकता है? ये दोनों से रिलेट करेगा ना वो। तो आपके पास जो आउटपुट होगा, वर्क प्रोडक्ट जो होगा, जो फाइनली कार्य उत्पाद है, उसमें मॉडल्स होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, पूरे प्लान्स होंगे, जैसे हम शुरुआत में जो प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर को गाइडेंस मिल सके। जब तक ये नहीं होगा, आप बस कोड लिख के सॉफ्टवेयर नहीं बनवा सकते। एक और प्रैक्टिशनर का मिथ ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, ये बर्डन है हमारे लिए, हमारे काम को ये बढ़ाता है। हम इतने सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और ये जबरदस्ती में समय खाने वाली चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपको एक गुणवत्ताधारी एक कार्य उत्पाद बनाना है, यानी कि क्वालिटी वर्क प्रोडक्ट बनाना है आपको। अब जितना ज्यादा आप शुरुआत में काम कर लेंगे, बुक में लिख लेंगे, हर चीज नोट डाउन कर लेंगे, उतना ज्यादा जब आगे आपको चेंज मैनेजमेंट करना होगा या प्रोजेक्ट की शेड्यूल आपको फॉलो करनी होगी, क्वालिटी देनी होगी, ये सब चीजें तभी आ पाएंगी जब आप कई चीजें नोट डाउन करके रखें, कई मॉडल्स, कई दस्तावेज तैयार करके रखें। हाउ इट ऑल शुड स्टार्ट। अब हर एक जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, ये अपने आप नहीं आता है, ये कहीं ना कहीं किसी की बिजनेस की जरूरत होती है। यानी कोई एक एंटरप्राइज हो गया, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इवन गवर्नमेंट या इंडिविजुअल, जो लोग होते हैं उनको कोई ना कोई आपको उससे ऑटोमेट कराना होता है, तभी वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं और वो आपके पास आते हैं। बेसिकली ये सारा बिजनेस है। बिजनेस मतलब आप उनको ऑटोमेट करके देंगे क्योंकि आपके पास कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की विधा है या उसकी जानकारी है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो होता है वो सब बिजनेस नीड से आता है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऑलरेडी आपने सॉफ्टवेयर या कोई लेगेसी प्रोग्राम है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उनको करेक्ट करना है, इसीलिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है।
ये हो सकता है कि जो पुरानी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मॉडर्न एनवायरनमेंट आ गया, तो पुरानी चीजों को हमको परिवर्तित करना होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काम करती है। या फिर अभी जो आपने सॉफ्टवेयर दे दिया उसमें कुछ ऐसे फंक्शन और फीचर चाहिए जो आज के जमाने के लोगों को चाहिए, तो उसमें आपको ऐड करना हो सकता है, चेंज करना हो सकता है। और या फिर पूरी की पूरी तरह नया एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाना पड़ता है। जैसे अब USB 3.0 है, 4.0 है, 5.0 आएगी, 6.0 आएगी, वाईफाई का कोई स्टैंडर्ड है वो आगे आएगा, तो उसके लिए कई चीजें सॉफ्टवेयर वाइज भी करनी पड़ेगी, तो वो तो आनी ही आनी है। तो ये सॉफ्टवेयर फील्ड जो है वो जिंदगी भर लाइफ टाइम चलनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो आप ये समझ लीजिए कि सारा दारोमदार इसी पे है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा यहां पर, किस तरीके से सॉफ्टवेयर की शुरुआत होती है, कैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनता है और उसमें आपका क्या रोल होने वाला है। जो सीन है पहले समझिएगा। सीन कुछ इस तरीके से है कि ये CPI कॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है, फिक्शनल कंपनी है, काल्पनिक कंपनी है, और ये क्या करती है, जो कंज्यूमर के लिए सामान बनाती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, जो घर में भी काम आते हैं, कमर्शियल यूज में भी काम आते हैं। अब ये जो साहब है, इनका नाम है मैल गोल्डन, MG लिखता हूं, ये सीनियर मैनेजर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। यहां पर एक महिला आप देख रहे हैं, इनका नाम है लीजा पेरेस। क्या नाम है? लीजा पेरेस। ये मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है जी, MM कर देता हूं। इसके बाद जो दूसरे प्लेयर है इसमें वो है ली वॉरेन। ली वॉरेन जो साहब है, इसको आप ली वॉरेन मान लीजिए, ये जो है इंजीनियरिंग मैनेजर है। और ये है जो कैमरेली, ये सबसे बड़े आदमी मान लीजिए, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है और बिजनेस डेवलपमेंट के, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जो साहब है, जो लास्ट वाले हैं, ये आते हैं, जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जो बातचीत चल रही है वो देखिए, जो ये कहते हैं कि अच्छा ली, ये इनसे कहते हैं, अच्छा ली, हम ये नई चीज सुन रहा हूं मैं कि भाई कोई आप एक यूनिवर्सल वायरलेस बॉक्स बनाने वाले हैं। तो ली कहते हैं जी जी ऐसा है कि हम एक बहुत ही छोटे साइज का एक बॉक्स बनाने वाले हैं। इस बॉक्स में हमारे डिजिटल कैमरा होगा और इसमें ये वायरलेस प्रोटोकॉल यूज करेगा, बगैर वायर के काम करेगा, एक जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत काम करने वाला है। तो जो ये कहते हैं कि मैल से कि आपको ऐसा लगता है मैल, तो मैल कहता है यस, क्योंकि हमारी जो सेल्स है वो फ्लैट हो गई है, सेल्स बिल्कुल फ्लैट हो गई है, हमको सेल्स अगर बढ़ानी है तो हमको नई चीज मार्केट में लानी पड़ेगी। तो कहते हैं कि कौन बड़ा प्रोडक्ट लाना है या बड़े लाइन का प्रोडक्ट लाना है, तो जो पूछते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, कितना बड़ा होगा। तो ये कहते हैं मैल कि अच्छा लीजा आप जरा बताओ जो को कि क्या क्या चीज हम बना रहे हैं। तो लीजा बताती है कि हम एक होम मैनेजमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम ये सेफ होम रखने वाले हैं। जो सेफ होम है ना, इसका नाम रखने वाले हैं। इसमें वही बताया उन्होंने कि वायरलेस इंटरफेस होगा, घर में बैठ के आप CCTV सर्वेलेंस कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे आप AC बंद कर सकते हैं, कार में बैठे बैठे AC बंद कर सकते हैं। तो ये सारे काम इन्होंने बताए। अब ली इसमें आते हैं कि भाई इसमें इंजीनियरिंग वाले हैं ना, ये तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो नहीं है अब, लेकिन हम इसे कर सकते हैं, ये मार्केट में अभी नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं। तो जो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तो मैल इसमें जोड़ते हैं कि भाई USA में ऐसा है, हर जगह हर एक घर में कंप्यूटर है, तो अगर हम इस तरीके का एक गैजेट बना के एक ऐप डेवलप कर लें, तो यहां पर आ गई आपकी एक ऐप जो वो ये कहते हैं वो है नहीं कहीं भी, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो एकदम पैसा एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये हमको काम करना है। तो जो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, चलिए ऐसा अगर बना रहे हो आप, तो चलो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मैनेजमेंट वाले हैं, बिजनेस डेवलपमेंट वाले हैं। तो यहां से ये ऐप एक की शुरुआत होती है इनकी बातचीत से, और यहां पर आपका रोल आता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप ये सारी समस्याओं को, ये सारी पैरामीटर्स को, टेक्निकल एस्पेक्ट को समझेंगे और इनके लिए ऐप बनाएंगे। चलिए साहब, ये बात हुई इस सेकंड चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।